ये स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें ना सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कुछ टर्म है, इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। जैसे डॉट मॉडल है, डॉट मॉडल टाइनी लिख रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट कर देगा असेंबलर को कि असेंबल द कोड इनटू सिंगल कोड सेगमेंट। ठीक, कि सारा कोड एक सिंगल कोड सेगमेंट में अरेंज हो जाए, बस ये है। और जो डॉट मॉडल के साथ ना दो टर्म यूज होती है, एक टाइनी और एक स्मॉल। टाइनी में सिंगल कोड सेगमेंट में अरेंज हो जाता है, और स्मॉल में एक डेटा और एक कोड सेगमेंट में हो जाएगा। ठीक, डॉट कोड का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द कोड सेगमेंट। डॉट स्टार्टअप का मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, स्टार्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। यहाँ से मतलब प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक, डॉट एग्जिट का मतलब है कि एग्जिट टू डोस, मतलब प्रोग्राम को एंड करो और डोस में एग्जिट हो जाओ, एग्जिट टू डोस। एंड इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द प्रोग्राम फाइल। और अगर हमें कमेंट लिख ली हो ना कोड में, तो हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और ये फिर डॉट डेटा से डेटा सेगमेंट की स्टार्टिंग बताते हैं हम। और अगर हम डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता है ये यूज टू स्पेसिफाई हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, मतलब डेटा कैसे स्टोर्ड है मेमोरी में, डेटा स्ट्रक्चर वही बताता है। और इसमें डेटा स्ट्रक्चर जब हम असेंबली लैंग्वेज कोड लिख रहे होंगे ना, तो वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है, बस स्ट्रक कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसको इंस्ट्रक्शन लिख देंगे अपने, और एंड कीवर्ड से एंड हो जाएगा, बस ये है। फिर है जो मेन था ना इसका टॉपिक, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे ये है प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड, प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड्स। इसमें 3 पार्ट है। जैसे एक है डायरेक्ट, एक है हमारा इनडायरेक्ट, एक है हमारा रिलेटिव। ठीक, तो जो डायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डायरेक्ट मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड में है हमारा कि इसमें जो ऑफसेट एड्रेस है, ऑफसेट एड्रेस इज डायरेक्टली प्रेजेंट विद इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमारा जो होगा ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट होगा विद इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक, जो हमारा ये है। और जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कैसे। जैसे ये लिख रहा है जंप और 3030H ये लिख रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये है हमारा ऑफसेट एड्रेस, और ऑफसेट एड्रेस जहाँ पे हमें जंप करना है ना, वो ऑफसेट एड्रेस है, इसमें हमें डायरेक्टली गिवन है। मतलब कि क्या हुआ कि इसलिए इसे हमने डायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट है। अब ये इसमें क्या हो रहा होगा ना, बेसिकली जो आईपी है, आईपी हमारा रजिस्टर होता है, इसमें 3030H इसका ऑफसेट एड्रेस जा रहा होगा, और कुछ CS की वैल्यू हमारे पास पड़ी होगी, CS मल्टीप्लाई 10H करके प्लस IP, हम एड्रेस निकाल लेंगे किस लोकेशन पे हमें जंप करनी है। ठीक, जो एड्रेस आएगा उस लोकेशन पे जंप कर जाएंगे, बस ख़त्म। फिर डायरेक्ट जो है ना, इसकी कुछ बता देता हूँ। जैसे ये हमारा अर्ली माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है, यूज्ड इन अर्ली माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, और ऑल्सो यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल्सो यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक, और हमारा इसमें पता है जनरली इसमें क्या है ना, इसमें जनरली हमारे डायरेक्ट जंप होती है, क्योंकि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। डायरेक्ट जंप इज ऑफन कॉल्ड फार जंप, ऑफन कॉल्ड फार जंप। इसको हम फार जंप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। अगर रियल मोड है तो उसमें 1 MB तक की जंप हो सकती है, और अगर प्रोटेक्टेड मोड है तो 4 GB तक की जंप हो सकती है। ठीक, और फिर है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो ऑफसेट एड्रेस है वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होगा, रेदर इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द रजिस्टर। क्या होगा कि ऑफसेट एड्रेस
इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट, इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट विद इन द इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंट विद इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक। और इसमें क्या हो रहा होगा, डायरेक्टली प्रेजेंट विद इन द इंस्ट्रक्शन। और जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, रेदर इट इज बीइंग स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर, एनी सीपीयू रजिस्टर, मतलब किसी भी रजिस्टर में हो सकता है ये स्टोर। जैसे इसका एग्जांपल है जंप bx। अब bx में कुछ वैल्यू पड़ी है, सपोज 3030h ही पड़ी है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है जहाँ पे जंप करनी है, एड्रेस जो है ऑफसेट एड्रेस, वो किसी रजिस्टर में स्टोर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक। अब जो इसमें वही हो रहा होगा, सेम चीज़ आईपी में इसकी bx की वैल्यू जा रही होगी और कॉपी हो जाएगी, फिर हम CS मल्टीप्लाई 10h प्लस IP करके एड्रेस निकाल लेंगे जहाँ पे हमें जंप करनी है, ठीक। इसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव में क्या हो रहा होगा, जो ऑफसेट एड्रेस है ना, ऑफसेट एड्रेस इज IP प्लस डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा होगा ना कि जो हमारा ऑफसेट एड्रेस है, जैसे इसमें तो डायरेक्टली गिवन था, पहले वाले में डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट वाले में किसी रजिस्टर में स्टोर था। अब रिलेटिव में क्या होगा ना, रिलेटिव टर्म जहाँ भी आ जाए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा, तो इसमें हमारा कुछ IP में एड्रेस पड़ा होगा, ऑफसेट एड्रेस, उसको जो IP में पड़ा होगा ना एड्रेस, IP में जो स्टोर होगा एड्रेस, उसको हम क्या कहेंगे, उस एड्रेस को प्लस करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 8 बिट का भी हो सकता है। अगर 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारी शॉर्ट जंप होगी, ठीक, शॉर्ट जंप होगी। अगर हमारा 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारी नियर जंप होगी, ठीक। और अगर हमारा ऑफसेट एड्रेस कुछ भी हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक। ऑफसेट एड्रेस बस IP में पड़ा होगा, ये हमें बताएं, IP में मतलब स्टोर होगा, यार पड़ा होगा क्या 32 बिट, अगर 32 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो हमारी फार जंप होगी, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद हमारी जंप की रेंजेज आ जाती है, जैसे रेंज ऑफ जंप। तो इसमें सबसे पहले है जैसे शॉर्ट जंप हो गया ना, शॉर्ट जंप, ये मैंने अभी बता ही दिया कि ये इसमें वही 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट होगी। इसे इसकी जो रेंज है, रेंज बताता हूँ, +127 से -128 होगी बाइट, इतने बाइट्स की, ठीक। +127 से -128, ठीक। और जो नियर जंप होगी, नियर जंप, इसकी रेंज होगी हमारी ±32 किलोबाइट, ठीक। और जो फार जंप होगी हमारी, फार जंप, इसकी रेंज होगी ±2 गीगाबाइट्स, 2 GB, बस, ठीक। रेंजेज होगी जंप। अब ये वाला पोर्शन तो और हो गया, या फिर इसी में ही कवर कर देता हूँ मैं स्टैक वाला, जो भाई इस चैप्टर का ना लास्ट पोर्शन है, स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग मोड। तो स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड, ठीक। इसमें क्या है, स्टैक बेसिकली एक एरिया ऑफ मेमोरी को स्टैक बोल देते हैं, एरिया ऑफ मेमोरी को स्टैक बोल देते हैं हम, ठीक। स्टैक में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो स्टैक में स्टोर कर देते हैं। स्टैक का हमें पता ही है कि स्टैक ना कुछ प्रिंसिपल फॉलो करता है। जैसे अगर हमें कुछ स्टैक में ऐड करना हो तो पुश का यूज़ करते हैं। स्टैक में स्टैक एक पहले तो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट जाएगा वो पहले बाहर आ जाएगा, ठीक। इसमें अगर हमें डेटा ऐड करना हो तो पुश का यूज़ करेंगे और रिमूव करना हो तो पॉप का यूज़ करेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कि पुश, अगर पुश AX लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा, कॉपी AX रजिस्टर, कॉपीज AX रजिस्टर डेटा टू स्टैक, ठीक। स्टैक में कॉपी कर देगा AX रजिस्टर का डेटा। और अगर हम पॉप लिख रहे हैं, पॉप AX लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा स्टैक से और AX में डाल देगा, रिमूव फ्रॉम स्टैक
एंड स्टोर बैक इनटू AX, ठीक, AX में वापस डाल देगा। और अगर सपोज हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि पॉप सी एस, तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा, इलीगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सी एस है हमारा, सी एस मैंने बताया था इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है, मतलब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो अगर यही इसकी ही वैल्यू को हम पॉप कर देंगे तो हमें नेक्स्ट पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है, ठीक। तो इसलिए कभी भी सी एस की वैल्यू को पॉप नहीं कराएंगे। और इसके बाद है कुछ, जैसे एक है पुश ए, ये इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करेगा, जितने भी फ्लैग है ना, नहीं फ्लैग कह रहा हूं मैं, सॉरी, कॉपीज AX, CX, DX, BX, SP, BP, DI, SI, इन सभी रजिस्टर का कंटेंट स्टैक में डाल देगा, ठीक। अब इसमें ना ये मतलब सारे रजिस्टर्स का कंटेंट स्टैक में डाल देगा, ये ध्यान रखना है, बस एक्सेप्ट सेगमेंट रजिस्टर, ठीक। सेगमेंट रजिस्टर को छोड़ के बाकी सभी का कंटेंट स्टैक में पुश करा देगा ये। और इस एक है पॉप ए का भी सेम ही काम होगा, बस ये थोड़ा अपोजिट करेगा कि इसमें जितने भी ये सारे रजिस्टर है ना एक्सेप्ट सेगमेंट रजिस्टर, इनका डेटा स्टैक से रिमूव करेगा और रिमूव करके वापस इन्हीं रजिस्टर में डाल देगा, ठीक। फिर है हमारा एक पुश एफ का मतलब है कॉपीज फ्लैग रजिस्टर टू द स्टैक। जितने भी फ्लैग रजिस्टर हैं उनको कॉपी कर लेंगे स्टैक में, कॉपीज फ्लैग रजिस्टर टू स्टैक, ठीक। और अब पॉप एफ का भी मतलब वही है कि रिमूव कर देगा सबका फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट स्टैक से और उन्हें फ्लैग रजिस्टर में वापस डाल देगा। अब ये सब तो हो गया। वैसे इनका यूज़ क्या है, जैसे सपोज करो क्या हुआ कि कोई इंटरप्ट आया, ठीक, कोई इंटरप्ट आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, इंटरप्ट के टाइम पे दो फ्लैग होते हैं, एक इंटरप्ट फ्लैग और एक ट्रैप फ्लैग। तो इनकी वैल्यू को ना हम उठा के उस पर डाल देते हैं स्टैक में। मतलब कोई इंटरप्ट आया, INTR पिन पे रिक्वेस्ट गई, माइक्रो प्रोसेसर को लगा इस इंटरप्ट को मुझे हैंडल करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो इंटरप्ट फ्लैग है IF, इसका कंटेंट उठाएंगे और स्टैक में पुश करा देंगे, मतलब स्टैक में डाल देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक। अभी वो किस लिए कर रहे हैं अभी बताऊंगा। जैसे इसका हमने फिर क्या करेंगे, हम CS का कंटेंट उठाएंगे और स्टैक में पुश करा देंगे, मतलब CS का कंटेंट डाल देंगे। IP का कंटेंट क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। ये सब कंटेंट हमने स्टैक में डाल दिया। फिर जब हम क्या कर रहे होंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेंगे। मतलब हमें करना क्या है, अब जो इंटरप्ट रिजोल्व करना है ना, उसके लिए कुछ दूसरे एड्रेस पे जंप करनी होगी, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इंटरप्ट रिजोल्व होगा। इंटरप्ट रिजोल्व होने के बाद हमें वापस आना है, हम किस एड्रेस पे वर्क कर रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैक से वापस अपने सारे डेटा निकाल लेंगे, ठीक। तो उसके लिए ये हो गया इंटरप्ट फ्लैग, पहले IP खाली होगा, फिर CS अपना डेटा ले लेगा वापस और IF ले लेगा वापस। ये सब है बस, ठीक। तो इसीलिए इन्हीं में ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है, पुश एफ